हिंदुस्तान की इस धरा पर अलग अलग समय पर अलग अलग विशाल साम्राज्यों का निर्माण हुआ है। इन विशाल साम्राज्यों ने न केवल हिंदुस्तान के इतिहास में बल्कि विश्व के इतिहास में भी अपना नाम दर्ज करवाया है। अंतिम साम्राज्य के रूप के अंदर देखें तो विदेशी साम्राज्य था अंग्रेज़ों का साम्राज्य, जिन्होंने एक बड़ा ब्रिटिश एम्पायर खड़ा किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान की इस सरजमीन पर सबसे पहले प्राचीन विशाल साम्राज्य कौन सा था? एक ऐसा विशाल साम्राज्य भी प्राचीन भारत में रह चुका था जिस सीमा को उन्होंने प्राप्त किया था, उस सीमा को बाद में प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर भी केवल ही बढ़ता रह गया, लेकिन उस प्राचीन विशाल साम्राज्य जितना एम्पायर वो कभी प्राप्त नहीं कर पाया था। तो आइए फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में भारत के उस प्राचीन विशाल साम्राज्य के बारे में जानते हैं जिनको बाद में कोई भी प्राप्त नहीं कर पाया था, और वो एम्पायर था मौर्य एम्पायर। हमारे यूट्यूब चैनल फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यदि हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए भारत के विशाल साम्राज्य की ओर मौर्य एम्पायर की गाथा जानते हैं। हिंदुस्तान की इस धरा पर लगभग आज से 4000 साल से अधिक भी समय पहले सिंधु सभ्यता के रूप में एक सभ्यता अवतरित हुई थी, और उसके तत्पश्चात वैदिक साम्राज्य भी उदय हुआ था, जो वैदिक काल उत्तर वैदिक काल के रूप से जाना गया। उसके पश्चात जनपद बने और फिर 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, और इन जनपदों में हर्यक वंश के रूप में मगध है वो एक उत्थान की ओर चल पड़ा था। प्राचीन भारत का जो सबसे विशाल साम्राज्य था वो मगध साम्राज्य के रूप में ही उदय हुआ था। देखिए, जब ये विशाल साम्राज्य उदय हुआ तो उस पर अनेक बाहरी विदेशी आक्रमणकारी आए। फारसियों ने भी अपना प्रयास किया, उसके बाद यूनानियों ने भी यहाँ आक्रमण किया था, और धीरे धीरे कई अलग अलग संस्कृतियाँ यहाँ आती गई, लेकिन वो यहाँ समाहित होती गई। पूरी तरीके से वो यहाँ पर कब्जा नहीं कर पाई थी। और इसी क्रम में आगे एक विशाल साम्राज्य मगध में जो अवतरित हुआ वो हुआ मौर्य एम्पायर, जो कि सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट के आक्रमणों के बाद में उदय हुआ था। और इसका सर्वेसर्वा था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको यहाँ तक पहुँचाने में मदद करने वाला व्यक्ति था आचार्य चाणक्य या विष्णुगुप्त, जिसे इतिहास में कौटिल्य के रूप में भी दर्ज किया गया है। यूनान के मकदूनिया प्रांत के शासक सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व के अंदर भारत पर आक्रमण किया था, और पश्चिमोत्तर एक बड़े क्षेत्र को उसने कब्जे में भी कर लिया था। लेकिन उसके पश्चात मगध की तरफ बढ़ने से उसके सैनिकों ने इनकार कर दिया था, और उस वक्त मगध एक विशाल साम्राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका था। अपने सैनिकों के ना करने पर सिकंदर को तो वापस जाना पड़ा, लेकिन भारतीय रियासतों के अलग अलग क्षेत्र जो असंगठित थे, आपस में झगड़ों में उलझे रहते थे, वहाँ ये महसूस होने लगा था कि एक केंद्रीय शक्ति की आवश्यकता है, या इस असंगठित क्षेत्र को, बिखरते हुए क्षेत्र को एकजुट करने के लिए एक बड़ी ताकत की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता महसूस करने वाला व्यक्ति माना गया है कौटिल्य या चाणक्य। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आचार्य चाणक्य को चंद्रगुप्त जैसा एक शख्स मिल गया। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के मिलने की, एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने की किंवदंतियाँ समाज में अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार की फैली हुई है। हमें उन सब के तह तक जाने के लिए अनेक पुरातात्विक साक्ष्यों और साहित्यिक साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की मदद लेकर या चाणक्य की मदद लेकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में कामयाबी प्राप्त की थी, और उसी विशाल मौर्य साम्राज्य का बाद में प्रधानमंत्री बना था कौटिल्य। तो उसके बारे में हमें अनेक साहित्यिक स्रोतों से भी जानकारी उपलब्ध होती है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करने के साहित्यिक साधनों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी विशाल रचना तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो कि राजनीतिक सिद्धांतों की एक बड़ी प्रमुख रचना है। इसी प्रकार यूनानी राजदूत मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से भी हमें जानकारी मिलती है, और विशाखदत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, वो भी मौर्यकालीन जानकारी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ दीवंश और महावंश और जैन ग्रंथों से भी हमें मौर्य साम्राज्य के पुराचीन या उसके शुरुआती और उसके अंतिम लक्षणों की जानकारी प्राप्त होती है।
जहाँ तक पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो मौर्य शासक सम्राट अशोक के स्तंभ तथा शिलालेख भी प्रमुख रूप से उपलब्ध होते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी अपने आप में मौर्यकालीन जानकारी उपलब्ध करवाने का एक बड़ा साधन है और मौर्यकालीन भवन है, स्तूप है, गुफाएं हैं और मृद भांड, इनसे भी उस समय की तात्कालिक जानकारी उपलब्ध होती है। इन्हीं साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के अध्ययन के द्वारा हमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क के द्वारा भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी दी गई है। वह इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस नाम से लिखता है और बताता है कि सिकंदर के द्वारा जब भारत के अभियान किए गए उस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से मुलाकात की थी और उसको नंदों के खिलाफ भड़काया था और उन पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था, लेकिन वो बात नहीं बनी। ये कहानी प्लूटार्क बताता है। इसी प्रकार जस्टिन कहता है कि जब 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात यूनानियों के खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य ने अभियान चलाए और उस अभियानों में वो विजय प्राप्त करके सम्राट बन पाया था। जस्टिन है वो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम से इतिहास में दर्ज करता है और बताता है उसने भारत को नंदों और यवनों के अत्याचार से मुक्त करवा दिया था और 322 ईसा पूर्व में उसने एक विशाल सेना के साथ पाटलिपुत्र को घेर दिया और धनानंद को उसने हराया और सम्राट बनने में कामयाब हुआ था। इस प्रकार से संकेत मिलते हैं। विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस की अगर बात करें तो उनके अनुसार आचार्य चाणक्य या कौटिल्य को तात्कालिक मगध के शासक धनानंद ने भरे दरबार में अपमानित कर दिया था और चाणक्य इस अपमान का बदला लेना चाहता था। इसीलिए उसने उस नंद वंश को समूल नष्ट करने का प्रण ले लिया और इसी दौरान उसने चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक वीर युवक को देखा और उसने उस वीर युवक का सहारा लिया और उसे अपने साथ किया और उसे बाद में अपने साथ रखकर राजनीतिक सिद्धांतों की शिक्षा दी, राज्य के नीति सिद्धांतों की शिक्षा दी और उससे एक सैन्य शक्ति का निर्माण किया और एक उसके साथ सेना का बनाया, उसको दीक्षित किया, उसको प्रशिक्षित किया और उसने महावंश टीका की माने तो मगध के मध्य पर हमला कर दिया था। लेकिन चूंकि यह मगध विशाल साम्राज्य था, उसके सीधा मध्य पर हमला करना यह कतई सही नहीं था और चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा करके कामयाब भी नहीं हुआ और वो असफल हो गया था अपने इस प्रयास। इसलिए उसे अपनी नीति बदलने के लिए प्रेरित होना पड़ा और बाद में उसने सीमांत क्षेत्रों पर आक्रमण करने की नीति का सहारा लिया और उसने उत्तर पश्चिम पंजाब को जीता था। इस प्रकार उसके विजय अभियानों की शुरुआत हो गई थी। विशाखदत्त की इस रचना मुद्रा राक्षस के द्वारा हमें चंद्रगुप्त मौर्य के अभियानों के बारे में, साथ ही साथ नंदों का प्रतिरोध करने के बारे में तथा नंद वंश के साथ उसके संघर्ष के बारे में जानकारी मिलती है और धनानंद की हार की भी जानकारी इसमें रोचक शब्दों में मिलती है और पता चलता है किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ था और उस राज्यारोहण के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सत्ता प्राप्त कर ली तो धनानंद के मंत्री या नंद वंश के मंत्री राक्षस ने उनका विरोध किया था, लेकिन चाणक्य ने अपनी नीति और रीति के द्वारा शासन को संचालित करवाया और अंत में राक्षस मंत्री है उसको भी चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता को स्वीकार करना पड़ा था। इस प्रकार की जानकारी मुद्रा राक्षस से प्राप्त होती है। जहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य के जाति संबंधी बात आती है तो ब्राह्मण साहित्य, पुराण और मुद्रा राक्षस ये उसे शूद्र बताते हैं, लेकिन वहीं बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के अंदर यदि देखें तो उसे मौर्य क्षत्रिय कहा गया है और ये भी कहा गया है कि वो 322 ईसा पूर्व में लगभग 25 वर्ष की आयु में मगध के साम्राज्य पर सत्तासीन हुआ था और वहाँ सत्तासीन होने में मदद करने वाला व्यक्ति चाणक्य या कौटिल्य था। अपनी सत्ता को प्राप्त करके उसने शकों, यवनों, किरात, कंबोज, पारसिक आदि लोगों को इकट्ठा किया और उनके सहयोग से उसने एक विशाल सेना का निर्माण कर लिया और पश्चिमी पंजाब और सिंध के इलाकों में उसने हमले करने शुरू कर दिए और वहाँ जो यूनानी जा चुके थे
और अपने अधीन क्षेत्रों पे अपने सिपह सालारों को छोड़ चुके थे, वो क्षत्रप अब यहाँ नियुक्त थे। तो इन्हीं यूनानी क्षत्रपों को उसने यहाँ से भगाया और उनके क्षेत्रों पर कब्जा किया और उनको मगध साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। प्लूटार्क, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहता है, वो लिखता है कि 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को चंद्रगुप्त मौर्य ने तो रौंद डाला था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य खड़ा हो गया था। वो हिंदूकुश पर्वत से लेकर उत्तर में कश्मीर तक, पूर्व की दिशा में देखें तो नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं तक, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तक और पश्चिम में सौराष्ट्र तक उसका साम्राज्य फैल चुका था। इनके अभियानों और उनके क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी अनेक स्थानों से मिलती है। उसने दक्षिणी भारत को जीता था, ये जानकारी अशोक के अभिलेखों से भी मिलती है और साथ ही साथ तमिल जो ग्रंथ है अहनानूर और मुरनानूर, उनसे भी प्राप्त होती है। महास्थान नामक अभिलेख है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल विजय की जानकारी उपलब्ध कराता है। और वहीं जूनागढ़ का अभिलेख है, जो कि रुद्रदामन का है, वो हमें सौराष्ट्र विजय की जानकारी उपलब्ध करवाता है। तो इस प्रकार इन क्षेत्रों पर चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त की थी, ये जानकारी अलग अलग स्रोतों से हमें प्राप्त होती है। सिकंदर के यहाँ से जाने के पश्चात उसके सेनापतियों ने यहाँ के कुछ क्षेत्रों को अपने अपने हिस्से में बांटा था। तो सिकंदर के उस तात्कालिक साम्राज्य का पूर्वी भाग है, वो सेल्यूकस निकेटर को प्राप्त हुआ था। उस समय सीरिया के इलाके का वो भाग था और इसी सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम युद्ध हुआ था, जो कि 305 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए, सिकंदर अपने अभियानों में पूर्ण सफल नहीं हुआ था और वापस चला गया था। उसी अधूरी कहानी को पूरा करना चाहता था निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। इसलिए उसने आक्रमण चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ किया और सिंधु नदी के किनारे पर तक आ पहुंचा था। लेकिन सिकंदर के आगमन का भारत और आज का भारत काफ़ी बदल चुका था। तब का भारत एक असंगठित भारत था, लेकिन आज भारत संगठित था, क्योंकि उसकी सत्ता एक संगठन करने वाले व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में थी और उसके साथ एक अच्छा भला राजनीतिज्ञ चाणक्य था। सिंधु नदी के किनारे इन दोनों का आमना सामना हुआ और युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कर दिया और दोनों के बीच संधि हो गई। सेल्यूकस को इस संधि के लिए हेरात, कंधार, काबुल, बलूचिस्तान प्रांतों को चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा और साथ ही साथ उसने अपनी पुत्री हेलिना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। इस प्रकार इस संधि ने भारतीय यूनानी पारिवारिक साहित्य या पारिवारिक संधि स्थापित कर दी और ऐसा भी माना जाता है कि हेलिना और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह है वो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। इसी के साथ साथ संधि को और अधिक स्थायित्व प्रदान करने के लिए मेगस्थनीज नामक एक यूनानी राजदूत है, वो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। मेगस्थनीज 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में रहा था और उसने अपने अनुभवों पर आधारित एक इतिहास प्रसिद्ध रचना लिखी, जो कि इंडिका नाम से इतिहास में दर्ज हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी संधि को आगे बढ़ाते हुए 500 हाथी है वो सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए थे। भारतीय इतिहास की तरफ से देखें तो ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को और भी अधिक विशालता के स्तर पर पहुंचा दिया था। इस विजय के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य इतना अधिक विशाल साम्राज्य हो चुका था कि कालांतर में उसे ब्रिटिश एम्पायर भी प्राप्त नहीं कर पाया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैल चुका था। उत्तर में कश्मीर तो दक्षिण में मैसूर, कर्नाटक उसके साम्राज्य के हिस्से थे। इस प्रकार इतना उत्तर से दक्षिण की ओर संपूर्ण भारतवर्ष उसके कब्जे में था। लेकिन अपने अंतिम दिनों में उसने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन को त्याग दिया था और उसने जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी। जैन मुनि भद्रबाहु के सानिध्य में उसने दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला गया। बताया जाता है कि मगध के अंदर 12 साल तक अकाल पड़ा था, इसीलिए उसने भद्रबाहु के साथ जैन दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला गया था और वहीं पर सलेखन या उपवास पद्धति के द्वारा 298 ईसा पूर्व के अंदर अपने प्राण
त्याग दिए थे। इस प्रकार प्राचीन भारत में सर्वप्रथम विशाल साम्राज्य की स्थापना करने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य और पहला साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। इस विशाल साम्राज्य की स्थापना करने के पश्चात जब उसने अपने पुत्र के पक्ष में सत्ता सौंप दी तो या छोड़ दी, तो वो पुत्र था बिंदुसार। इसने एक संपूर्ण भारत को जो एकजुटता प्रदान करके अपने पुत्र को दिया था, उस एकजुटता को उसके पुत्र बिंदुसार ने भी कायम रखा और उसके पश्चात उसके पौत्र अशोक ने भी उनके कार्य को आगे जारी रखा और उस विशाल सीमा को कभी घटने नहीं दिया था। तो ये था मौर्य साम्राज्य, जो भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य था। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।